नमस्कार सभी को। आज मैं कुछ टॉपिक्स पे फिर बात करूँगा। इधर जो 2-3 दिन का गैप हुआ है, इसमें जो मेरे पास फीडबैक आए हैं और जो लोग मेरे ऑब्ज़र्वेशन में, मेरे गाइडेंस में या टच में हैं, उसके बेसिस पे मैं जो जो फ़ील्ड में गलतियाँ हो रही हैं, जो लोग गलतियाँ कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। और बाकी कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे आज। और नॉलेज पहले ही मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र कर चुका हूँ, सारा रिटन फॉर्म में। और आपका जो सेशन हुआ था, प्रेजेंटेशन हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग के फॉर्म में भी मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर चुका हूँ। मुझे लगता है नॉलेज की अब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अब केवल जो गलतियाँ हो रही हैं, केस स्टडीज़ कह सकते हैं, उसको मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा टाइम टू टाइम, हर 2-3 दिन पे, ताकि जो गलतियाँ कर रहे हैं लोग उससे आप अवेयर रहें। और आपको खुद गलतियाँ वो ना करें, आपके जो लोग हैं घर में और आपके रिलेशन में, क्लोज़ रिलेशन में, उनको आप गाइड कर सकें और वो ऐसी गलतियाँ ना करने पाएँ। तो कुछ टॉपिक्स मैं कवर करूँगा आज। और उससे पहले बता दूँ कि मैं पूरी तरह सही हूँ, बस ट्रीटमेंट चल रहा है, फ़ॉलो-अप चल रहा है। और अभी इधर 3 दिन से स्टेरॉइड छोड़ने के बाद, स्टेरॉइड बंद करने के बाद नींद खुल जा रही है। इंसोम्निया हो रहा है और अ, रात में कभी भी 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे कभी भी नींद खुल जाती है। तो और कभी भी नींद आने लगती है, दिन में नींद आने लगती है, सुबह 7 बजे नींद आने लगती है। तो ये मुझे लगता है कि साइड इफ़ेक्ट है, आफ्टर इफ़ेक्ट है स्टेरॉइड बंद करने का। स्टेरॉइड मैंने बंद कर दिया है 3 दिन से, डॉक्टर ने बंद करा दिया है। तो इस तरह के कुछ आते रहेंगे, चैलेंजेस आते रहेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स, आफ्टर इफ़ेक्ट्स आते रहेंगे आपको, अगर आप पोस्ट कोविड टाइम में हैं तो। तो बाकी लेकिन सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं, हल्की खाँसी है, बाकी सारी चीज़ें ठीक चल रही हैं। और एक बार फिर से मैं कहूँगा कि जो पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसको आप सब लोग फिर से पढ़िए, जितनी बार पढ़ सकते हैं, उसको आप पढ़िए। और बीच-बीच में उसको रिवाइज़ करते रहिए, ताकि अपडेटेड रहें आप। कभी भी चैलेंज आए, कुछ भी आए, आप तुरंत एक्शन ज़ोन में आ जाएँ। और अपने साथ में फ्रेंड्स को, बहुत सारे लोग सोसाइटी में हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और वेल टू डू नहीं है, आपके यहाँ वर्कर्स होंगे, आपके यहाँ मेड है, या और सोसाइटी में ढेर सारे लोग हैं जो आपसे हेल्प चाह रहे होंगे। उनको आप गाइड कर सकते हैं उसके बेसिस पे क्या करना है, उनको क्या इलाज करना है, किस तरफ जाना है और कब डॉक्टर के पास जाना है। तो आप उसको पढ़ करके आप दूसरे लोगों की हेल्प करिए। और रिकॉर्डिंग जो है वो मैंने सबको यूट्यूब पे भी अब डाल दिया है और फेसबुक पे भी डाल दिया है मैंने। और बहुत सारे लोग उसको देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और इतना एप्रिसिएशन आ रहा है उसका, हर तरफ से एप्रिसिएशन आ रहा है उसके लिए। और मैंने भी उसको कई बार उसके बाद रिकॉर्डिंग को कम से कम 3-4 बार मैं देख चुका हूँ। 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 1 घंटे 10 मिनट की टोटल। और उसको देख कर के फिर मुझे वही आश्चर्य होता है। जैसे मुझे अपना राइट अप देख के बार-बार आश्चर्य होता है पीडीएफ का, कि इतना अच्छा मैंने कैसे लिख दिया, इतना परफेक्ट टू द पॉइंट, बिल्कुल कहीं कोई कमी नहीं है 1%। वैसे ही मुझे ये अपना रिकॉर्डिंग 2 दिन का प्रेजेंटेशन, पता नहीं माँ सरस्वती की कृपा है या क्या है, गॉड्स ग्रेस ही कैसे कहूँगा मैं, कि इतना अच्छा मैंने अभी अभी तक अपनी लाइफ में कभी प्रेजेंटेशन नहीं दिया था, जितना उस दिन मैं दे पाया और आप लोगों को एनलाइटन कर पाया, आप लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट कर पाया। और फिर से मैंने उसको 3-4 बार पूरा देखा। परफेक्ट, इतना परफेक्ट है, सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा है। और जो आपको रिक्वायरमेंट है, जो नीड है, वो सारा उस प्रेजेंटेशन में कवर कर रहा है, 1 घंटे 10 मिनट के प्रेजेंटेशन में। तो उसको आप फिर से देखिए, आप उसको 2 से 3 बार देखिए, सारे फ्रेंड्स को आप भेजिए, सारे रिलेटिव्स को भेजिए, अवेयर करिए। और अवेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जो अज्ञानता है इसके बारे में, पब्लिक में, आम आम आदमी में और डॉक्टर्स में भी, जो चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, अच्छे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, अच्छे सिटीज़ में हैं, वो और जो कोरोना के ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो कर रहे हैं। बट मुझे फीडबैक मिल रहा है, लगातार मैं कनेक्टेड हूँ, बहुत छोटी जगहों से कनेक्टेड हूँ, बड़ी जगहों से भी कनेक्टेड हूँ लोगों से। और देख रहा हूँ कि बहुत सारी गलतियाँ डॉक्टर्स की तरफ से भी हो रही है। उसका रीज़न मुझे समझ में आता है कि अगर इतने वेल क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर दे रहे हैं प्रेस्क्रिप्शन में, उसका रीज़न वर्कलोड है। इतना वर्कलोड है कि 1 मिनट, 2 मिनट में उनको सुनना है, दवा लिखनी है। तो जो एनालिसिस होना चाहिए कायदे से, 5 मिनट, 10 मिनट का टाइम दे करके, वो हो नहीं पा रहा है। उस कारण से कई बार प्रेस्क्रिप्शन में कमियाँ रह जा रही हैं और जो जिस टाइम पे दवा चाहिए, उसके बजाय कुछ और कई बार रिकमेंड हो जा रही है। तो आप इसलिए और ज़रूरी हो जाता है कि इस आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट को आप फिर से पढ़िए और अपने को अपडेटेड रखिए, अपने को बिल्कुल पक्का रखिए कि मुझे किस टाइम पे क्या दवा लेनी है और कब डॉक्टर से कनेक्ट करना है, कब टेस्ट कराना है, सारा। कई बार डॉक्टर्स मिस कर दे रहे हैं, देख रहा हूँ मैं टेस्ट कराने के लिए, कि टाइमली टेस्ट हो जाए। कई बार ट्रीटमेंट कुछ और कर दे रहे हैं। तो
आप अपने आप को अपडेटेड रखेंगे तो गलतियाँ नहीं होने पाएँगी। और डॉक्टर को आप पूछ सकते हैं कि डॉक्टर साहब ऐसा कर सकते हैं क्या? तो ये आप ज़रूर करिए और बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग है। और एक चीज़ और कहूँगा मैं, उसको जब फॉरवर्ड करिए आप, उस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब पे है, जब आप फॉरवर्ड करिए, जब आप किसी को अपने फ्रेंड सर्कल को, आप अपने रिलेटिव्स को, आप अपने नेबर्स को फॉरवर्ड करिए, तो उसमें ये ज़रूर लिखिए, उनसे फ़ोन करके ज़रूर उनको बोलिए आप, जो खासकर आपके क्लोज़ हैं। अगर आप ग्रुप में कहीं डाल रहे हैं, तब तो ग्रुप में डाल दीजिए आप, व्हाट्सएप ग्रुप में। लेकिन आप अपने भाई को भेज रहे हैं, कज़न को भेज रहे हैं, मदर फादर को भेज रहे हैं, सिस्टर को भेज रहे हैं, और मौसी, मौसा, चाचा, मामा, मामी को भेज रहे हैं, उनको फ़ोन करके आप, क्योंकि इतने सारे सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, वीडियोज़ घूम रहे हैं, इतनी सारी चीज़ें घूम रही हैं कि लोग थक चुके हैं और सारी चीज़ें देखते नहीं हैं। तो आप भेज देंगे, वो देखेंगे नहीं उसको, और उनके काम नहीं आएगा। तो जितने भी आपके क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप फॉरवर्ड करने के बाद उसको उनको फ़ोन भी करिए। सबको जब भी फॉरवर्ड करिए, आपने 50 लोगों को फॉरवर्ड किया, 50 लोगों को दिन भर में आप फ़ोन भी कर दीजिए कि मैंने एक भेजा है आपको, इस नाम से है वीडियो, उसको आप देख लीजिए पूरा, और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप अगर एक बार बोल देंगे उनको, तो फिर उसको ध्यान से आप देखेंगे वो, और सीख पाएँगे। अदरवाइज़ हो सकता है एक तो पहले खोले ही नहीं उसको कि पता नहीं क्या है, और खोलेंगे भी तो हो सकता है 1 मिनट 2 मिनट देख करके उसको बंद कर दें, क्योंकि उनको पता नहीं है क्या है उसमें। तो जब तक आप किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बताएँगे नहीं, तो लोग उसको लाइटली लेंगे और उसको देखेंगे नहीं उसको। तो ये एक सजेशन है। स्टेरॉयड को लेकर के अभी भी इतना कन्फ्यूज़न है, मैं देख रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ, मेरे कंसल्टेशन में कई लोग हैं जो गाइडेंस ले रहे हैं मुझसे, और बहुत कन्फ्यूज़न है, स्पेशली छोटे सिटीज़ में। बड़े सिटीज़ में तो डॉक्टर अपडेट हो गए हैं, लेकिन छोटे सिटीज़ में अभी भी बहुत कन्फ्यूज़न है। 4 एमजी, 8 एमजी, 6 एमजी अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं डॉक्टर्स, और जबकि क्लियर है कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जब तक बाल्टी आप यूज़ नहीं करेंगे, 16 एमजी जब तक यूज़ नहीं करेंगे, तब तक किसी काम का नहीं है स्टेरॉयड। तो अभी भी 4 एमजी, 6 एमजी, 8 एमजी डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं। और कल तो मुझे एक फ़ोर्स करना पड़ा, जो मैंने चर्चा किया था, छोटे भाई का जो फ्रेंड है, उसको मुझे फ़ोर्स करना पड़ा कि तुम 16 एमजी से नीचे करोगे नहीं, किया तो ठीक नहीं होगा। तो ये वहाँ पे डॉक्टर्स उसको 4 एमजी रिकमेंड कर रहे हैं, 8 एमजी रिकमेंड कर रहे हैं। मैंने बहुत उसको टाइटली मैंने समझाया। मैंने कहा 16 एमजी से नीचे किया तो ठीक नहीं होगा, और मैंने तुम्हारी मदर की ज़िम्मेदारी ली है, और ये गलती नहीं करनी है। फिर मैंने उसको वीडियो भेजा अपना पिछला वाला, कोविड 1, तो उसको देखने के बाद सैटिस्फाई हुआ कि क्यों जब जब आप किसी को लॉजिक के साथ बता देंगे, तब समझ जाएगा। अगर लॉजिक नहीं होगा, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं होगा, तो सामने वाला एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होगा। जब मैंने पिछला कोविड 1 वाला वीडियो भेज दिया, उसको देख लिया, उसने सैटिस्फाई हो गया, उसका भी आ गया फ़ोन कि भैया हाँ, मैं 16 एमजी दे रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिए। और जो मैंने एनालिसिस किया, जो मेरे दिमाग में आ रहा है कि क्यों डॉक्टर्स ये गलती कर रहे हैं 4 एमजी, 6 एमजी वाला। तो मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो नॉर्मल कोर्स में जो स्टेरॉयड ट्रीटमेंट किया जाता है, जो ऑटो इम्यून के लिए है, या और जो कुछ छोटी-छोटी बीमारियों के लिए जब रिकमेंड करते हैं, तो वहाँ 4 एमजी, 6 एमजी चलती है दवा। 2 एमजी, 4 एमजी, 6 एमजी ऐसे ही चलती है ये स्टेरॉयड। और मुझे लगता है इसी कारण से उनका जो जो भी डॉक्टर्स जो छोटी जगहों में हैं, उनका सेट हो गया, माइंडसेट बन गया है वो 2 एमजी, 4 एमजी, 6 एमजी पे। शायद वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको नहीं पता है कि यहाँ पे यही मेन दवा है। वहाँ पे तो ठीक है, एक सपोर्टिंग दवा होती है स्टेरॉयड। यहाँ पे इस बीमारी में ये मेन दवा है। और अगर इसको अगर आपने सही क्वांटिटी में, सही डोज़ में नहीं लिया, मैं बताऊँ, अभी कुछ लोगों की 250 एमजी चल रही है। हॉस्पिटल में जो एडमिट हैं, सीरियस कंडीशन में हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूँ, जो मेरे टच में हैं, जो मुझसे बात कर रहे हैं। 250 एमजी पर डोज़, 250 एमजी, और हम 16 एमजी में घबरा रहे हैं। तो 250 एमजी पर डोज़ चल रही है उनकी, 250 सुबह, 250 शाम। क्योंकि इतना इन्फ्लेशन हो गया है कि वो टर्मिनल कंडीशन में है। बचना मुश्किल हो रहा है उनका, तो डॉक्टर्स ट्राई कर रहे हैं 250 एमजी। तो आप 16 एमजी में क्यों डर रहे हैं? आप लीजिए, और डॉक्टर से अपने पूछिए। अगर डॉक्टर 6 एमजी लिख रहे हैं, 4 एमजी लिख रहे हैं, 8 एमजी लिख रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन करिए। मेरा जो एजुकेट किया है मैंने, जो आप सब लोगों को बताया है मैंने, प्रेजेंटेशन दिया है, उसका पर्पज़ यही है कि आपको एजुकेट करना, आपको अवेयर करना कि ज़रूरत क्या है। और डॉक्टर आपके अगर उसको नहीं रिकमेंड कर रहे हैं, हो सकता है उनका परसेप्शन अभी दूसरा हो, तो आप उनसे क्वेश्चन करिए, पूछिए कि सर ये क्यों नहीं, इतना क्यों नहीं? और अल्टीमेटली लाइफ आपकी है। अगर कुछ सीरियस होता है और कुछ गड़बड़ होता है, तो अल्टीमेटली लाइफ आपकी है। तो डॉक्टर तो कंसल्ट कर रहे हैं आपको, और ये ध्यान रखिए, अभी भी बहुत कन्फ्यूजन है स्टेरॉइड्स को लेकर के। फिर केयरलेसनेस, लापरवाही। अब लापरवाही का एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, किस तरह की लापरवाही हो रही है। मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं,
और छोटे भाई की तरह हैं, और चंडीगढ़ में हैं, फार्मा लाइन में हूँ। कल इतना रो रहे थे वो, कल इतना रो रहे थे, बहुत शांत करना पड़ा उनको, और 1 हफ्ते से परेशान थे वो। कारण उनका घर संबलपुर में है, उड़ीसा में संबलपुर में उनका घर है, गाँव में है, कोई छोटा कस्बा है वहाँ पे है। और उनका छोटा भाई, सबसे छोटा भाई वो बीच में है। सबसे छोटा भाई फार्मासिस्ट है, लेकिन गाँव में, कस्बों में फार्मासिस्ट ही डॉक्टर होते हैं। तो वो डॉक्टरी भी करता है, फुल फ्लेज डॉक्टरी करता है वो, ट्रीटमेंट करता है लोगों का। और पिछले साल जब इनको कोरोना हुआ, सरोज जी को, यहाँ पे चंडीगढ़ में 17 का स्कोर, सीरियस केस था। वो फ्लाइट से भाग के आया वहाँ से, उड़ीसा से। उसने पूरा ट्रीटमेंट किया, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन रह करके घर में पूरा ट्रीटमेंट करके इनको ठीक करके गया। और वही वहाँ, तो वही अपनी फैमिली को वहाँ पे इतना कैजुअली ले रहा था वो। और पूरी फैमिली, फादर, मदर और भाभी और भैया, बड़े भाई भी एक हैं, सबसे बड़े थे, अब नहीं है। तो चारों लोग, बच्चों को भी इवन फीवर आ रहा है, कोई टेस्ट नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। और 1 हफ्ते पहले बात हुई जब सरोज जी से मेरी, तो जो चंडीगढ़ में है, बीच वाले, मेरे जो क्लोज फ्रेंड हैं, तो परेशान थे वो, कह रहे थे मैं रात भर सो नहीं पाया। तो इतना कैजुअल ये लोग हो रहे हैं, और 1 हफ्ते जबकि हो चुका था बुखार आते हुए। तो मैंने कहा आप बात करिए उसको, आज बात करिए उसको, और बोलिए, धमकाइए उसको कि अगर नहीं वो शुरू करता है ट्रीटमेंट, तो बोली मैं आ रहा हूँ। मैं आकर के, अगर तुम वहाँ पे नहीं कर सकते हो, मैं आकर के कराऊंगा सब ट्रीटमेंट यहाँ से। और पता नहीं, उसके बाद भी मेरे ख्याल से कुछ शुरू तो किया ट्रीटमेंट वगैरह। लेकिन अगर पहला हफ्ता आपने मिस कर दिया, मैं बता चुका हूँ, पहला हफ्ता आपके हाथ में, दूसरा हफ्ता डॉक्टर्स के हाथ में, और तीसरा हफ्ता भगवान के हाथ में। ढेर सारे मेरे टच में हैं लोग जो अभी भगवान के हाथ में हैं। और आज ही एक मेरे सीनियर रहे हैं कॉलेज में, मैं आईटी में, जब मैं बीटेक कर रहा था, एमटेक कर रहे थे वहाँ पे। और अभी स्टूडेंट इंजीनियर हैं सीपीडब्ल्यूडी में। और उनके एक्सीएम मिस्टर अंसारी हैं, उनका कल उनके रेफरेंस से नंबर लेकर के फ़ोन आया मेरे पास। तो मदर फादर दोनों टर्मिनल कंडीशन में पड़े हुए हैं, और गाइडेंस मुझसे मांग रहे थे। मैंने उनको जो समझ में आया गाइड किया, जो मेरा एक्सपीरियंस था अभी तक का, जो लोगों से फीडबैक मिल रहा है उसके बेस पे मैंने गाइड किया उनको। अब उनकी मदर जो है टर्मिनल कंडीशन में है, पिछले 20 दिनों से पड़ी हुई है हॉस्पिटल में। और आज फिर फ़ोन आया, मैंने कहा भैया होप छोड़ दी है। अब चूँकि रिकवरी नहीं हो रही है, और वो बता भी रहे हैं, आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि डिटीरियोरेट होती जा रही है कंडीशन। और मैंने कहा प्लाज्मा पूछ लीजिए, अगर दे सकते हैं तो रेमडेसिविर दे सकते हैं, जो सब लोग कर रहे हैं आखिरी में, जब गंगा जल डालने वाला जो काम होता है। मैंने कहा सारा, और ये टोस्टिजुमैब भी आप ट्राई कर लीजिए। और अगर डॉक्टर्स अगर तैयार होते हैं तो, क्योंकि बॉडी कंडीशन भी होनी चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए। और उन्हीं को 250 mg का भी चल रहा है ये फर्स्ट स्टेरॉइड। तो मैंने कहा भी आशा छोड़ दी है। उनके फादर भी इसी कंडीशन में पड़े हुए हैं, लेकिन बेटर इम्प्रूव्ड है, इतनी ख़राब कंडीशन नहीं है, लेकिन वो भी 18 दिन से पड़े हुए हैं हॉस्पिटल में, 15-18 दिन से। तो उनको अब हॉस्पिटल में डिस्चार्ज करने जा रहे थे। मैंने कहा डिस्चार्ज मत कराइए, और डिस्चार्ज करा लिया जहाँ इंट्रावेनस आपका खत्म हुआ उनका, और कोलैप्स हो जाएंगे, वो डिटेरियोरेट हो जाएंगे। और तो मैंने कहा जब तक, अगर या तो बेटर हॉस्पिटल में लेके जाइए उनको, या फिर आप डिस्चार्ज मत कराइए, बोलिए पैरामीटर सारे आप कंट्रोल करिए, उसके बाद ही मैं डिस्चार्ज करवाऊँगा उनको। तो ऐसे ऐसे कंडीशन में लोग पड़े हुए हैं अभी, वो सब भगवान के भरोसे हैं। लेकिन फिर भी लोग गलती कर रहे हैं। जब पहला इस हफ्ता होता है, जब आपके हाथ में सारी चीज़ें होती हैं, तब आप क्यों नहीं एक्शन लेते हैं? पहले हफ्ते में एक्शन लीजिए, आप बच जाएंगे 90% चांस। आपने गलती कर दी, सेकंड स्टेज में चले गए, तो एक स्टेज आप नज़दीक पहुंच गए थर्ड स्टेज के। और वहाँ पे अगर आपने गलती कर दी, या हो सकता है शरीर आपका साथ नहीं दिया, तो थर्ड स्टेज आप चले जाएंगे। थर्ड स्टेज जाने का मतलब फिर भगवान के हाथ में, केवल आप विनती करते सकते हैं फिर उसके बाद। तो यही हुआ, पहला हफ्ता गंवा दिया उन्होंने। और संबलपुर में जो फैमिली की बात कर रहा हूँ मैं, और बहुत ही क्रिटिकल होता है पहला हफ्ता। अगर आपने उसमें पहले दिन से एक्शन नहीं लिया, तो आप समझ लीजिए आपको, अगर माइल्ड केस है तो कुछ नहीं होगा, और सीवियर केस हुआ अगर, और माइल्ड केस को बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर आपने मेडिकेशन नहीं शुरू किया, थोड़ा सा भी अगर गड़बड़ हुआ, तो माइल्ड भी सीवियर में बदल सकता है। चांसेस कम है, बट 1% चांस हमेशा होता है, 1-2%। तो वो बेटर है आप पहले दिन से एक्शन लीजिए। अल्टीमेटली परसों रात में एक्सपायर हो गए वो बड़े भैया उनके। और अब सोचिए एक ज़िंदगी चलेगी, वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे, बोले कुछ नहीं है, मुझे वायरल है, ऐसे फीवर आ रहा है। फीवर की दवा ले ली, और जो है मेडिकल स्टोर उनका अपना था, और स्टोर पे जा रहे हैं।
तो ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? अब वो लाइफ, अब उनकी लाइफ चली गई, इस दुनिया से चले गए, वो तो चले गए, पीछे क्या छोड़ गए? घर में सबसे बड़े थे, घर की सारी जिम्मेदारी, बच्चे छोटे छोटे हैं, वाइफ है, बूढ़े माता पिता हैं, सब तो पीछे छूट गए। उनके लिए आप कष्ट सोचो। वही रो रहे थे बहुत ज़्यादा, सरोज इतना रो रहे थे फूट फूट करके कि मैं अब क्या करूँगा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी देके चला गया मेरा भाई। और अब वो बड़े हो गए, बीच के, मतलब पहले बीच में थे वो, अब वो बड़े हो गए, सारी जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आ गई। तो मैं फिर से वार्न कर रहा हूँ कि पहला हफ्ता आपके हाथ में, दूसरा हफ्ता डॉक्टर के आपके हाथ में, और तीसरा हफ्ता भगवान के हाथ में है। तो आप लापरवाही बिल्कुल मत करिए, अभी बहुत लापरवाही हो रही है। फिर उसके बाद मैं बात करूँगा वैक्सीनेशन की। मैं बात कर चुका हूँ कि जो बुजुर्ग हैं उनको आप थोड़ा होल्ड करके रखें, अभी 1 महीने आप वेव निकल जाने दें, उसके बाद ही वैक्सीनेशन करवाइए आप। तो उनको शांति से घर में, घर के एक कोने में शांति से पड़े रहने दीजिए, और उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट भी मत करिए आप, क्योंकि आपके थ्रू इन्फेक्शन पहुँच सकता है। अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप ऑफिस गोअर हैं आप, तो आप कोशिश करिए आप उनसे दूर रहिए। बहुत ज़्यादा नज़दीकी करने की ज़रूरत नहीं है, इमोशनल होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप डिस्टेंस बना के रखिए, उनके कमरे में मत जाइए आप। और घर में बाकी लोग हैं वो केयर कर सकते हैं, तो उनको घर में सुरक्षित रखिए और इंटरेक्शन थोड़ा कम रखिए, दूर से बात करिए, कम जाइए उनके रूम में। और आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुरंत आइसोलेट करना। जैसे ही आपका जरा सा भी अगर सिम्टम आता है, आपको तुरंत अपने आप को आइसोलेट करना है। अगर नहीं आइसोलेट करेंगे आप, तो चीज़ें बिगड़ सकती हैं और पूरा परिवार चपेट में आ सकता है, पूरा घर चपेट में आ सकता है। और मैंने एक केस डिस्कस किया था, हमारे एक कलीग हैं, सीनियर हैं मेरे यहाँ पे, जो मिस्टर विवेक कुमार SNT, अभी पूरा परिवार ट्रीटमेंट में चल रहा है और वृंदावन में हॉस्पिटल में। और बेटा और वाइफ तो रिकवर कर गए हैं, उनको थोड़ी भी चैलेंज चल रही है, रिकवर कर जाएंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे फिर वही सीख है कि अगर 10 दिन से ज़्यादा भी अगर आपने घर में ट्रीटमेंट करते रहे, तो आप रिस्क में हैं। अगर आपकी चीज़ें कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, आप हॉस्पिटल पहुँचिए, कहीं भी पहुँचिए, एडमिट होइए। जैसा पिछले मैंने वीडियो में कहा था कि आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, आपको छठे दिन से लेकर के 10वें दिन तक, 12वें दिन तक ऑक्सीजन नहीं चाहिए। इस पीरियड में आप इस पीरियड को यूज़ करिए नॉन ऑक्सीजन हॉस्पिटल, नॉन ऑक्सीजन बेड में, अच्छे हॉस्पिटल में आप जाकर के एडमिट होकर के अपना ट्रीटमेंट करा लीजिए। ट्रीटमेंट करा लेंगे अगर इंट्रावेनस, तो आप 100% बच करके वापस आ जाएंगे। और अगर आपने डिले किया, 10 दिन से ऊपर हो गया आपका, घर में ही ट्रीटमेंट कर रहे हैं, टेलीफोन पे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और अगर एक बार ऑक्सीजन डाउन हो गया, तो फिर आप तीसरे स्टेज में चले जाते हैं। तो ध्यान रखिए आप सेकंड स्टेज में बहुत कॉशियस रहिए, कोशिश करिए इंट्रावेनस ट्रीटमेंट हो जाए, और जरा सा अगर सीवियरिटी ज़्यादा है तो, और जल्दी ट्रीटमेंट हो जाए, जितना जल्दी। आपको 15 दिन तक नहीं पहुंचना है, वो 15 डेज का जो 14-15 दिन का जो एक वो बैरियर है, उससे आगे नहीं जाना है। जितनी जल्दी वो 10 दिन के अंदर ठीक होकर के आपको वापस आ जाना है। अगर छठे दिन आपका बिगड़ता भी है, अगर आपका मॉडरेट या सीवियर में जाता भी है, आप तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करिए, हो सके तो इंट्रावेनस ट्रीटमेंट शुरू करिए। 3 दिन लगता है, मुश्किल से 3 दिन में आप रिकवर कर जाएंगे। 10वें दिन आप वापस घर में होंगे और बिल्कुल हेल्दी होंगे। लेकिन अगर 10 वाला बैरियर आपने पार कर लिया, तो 15 का बैरियर पार करने में टाइम नहीं लगेगा, कुछ पता नहीं है। तो ध्यान रखिए इसमें। और बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप जब जब बीमार होते हैं, जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, खासकर जब पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है, तो उस समय इंसान की डिसीजन लेने की क्षमता बड़ा कम हो जाती है। और तो उसमें आपको जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, अगर आप नॉलेजेबल हैं, अगर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, थोड़ा आपने स्टडी कर रखा है, जो मैं बता रहा हूँ सारा ये आपने इसको पढ़ रखा है, तो आप उनको डिसीजन लेने में हेल्प कर सकते हैं, सही डिसीजन लेने में। जैसे विवेक जी के केस में हुआ, वो डिसीजन इनडिसिसिव हो रहे थे। उनको लग रहा था कि घर में, अस्पताल में जाएंगे कहाँ, अस्पताल में कहीं जगह नहीं है, ऐसे ही चलेगा, जैसे चल रहा है ऐसे ही चल रहा है। और ऐसे ही अगर चलता रहता 2-3 दिन और, सिचुएशन बहुत खराब हो जाती। तो कई बार जो पेशेंट है, उसकी फैमिली है, वो इतना क्योंकि एक्सपोजर भी नहीं है, प्लस इतना सारा उसके दिमाग में चलता रहता है कि सही डिसीजन वो नहीं ले पाते हैं। आप उनको हेल्प कर सकते हैं सही डिसीजन लेने में, इस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे जो आपने अभी तक लर्न किया है मुझसे, उसके बेसिस पे आप उनके लिए एक सही डिसीजन ले सकते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। और फिर से एक बार कि आप ट्रीटमेंट में, अपने इंट्रावेनस ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल में जाकर ट्रीटमेंट में आपको वेट मत करिए, ऑक्सीजन गिरने का वेट मत करिए। जब ऑक्सीजन गिर गया, आप फिर अस्पताल पहुंचेंगे, भागेंगे, तो वो चीज़ें बिगड़ चुकी होंगी तब तक, और आधा आप पहुंच चुके होंगे सेकंड थर्ड स्टेज में। तो इसके बाद एक और केस कल बताऊँ मैं आपको। छोटे भाई हैं, उनके फ्रेंड और उनके रिलेशन में कोई, तो बहुत परेशान, 14 दिन से फीवर नहीं जा रहा था,
तो उन्होंने कनेक्ट किया, फिर मुझे जो मैंने डिस्कस किया, गलती देखिए क्या हुई। फीवर आया, फीवर पता नहीं क्या ट्रीटमेंट हुआ उस समय, डॉक्टर एमडी मेडिसिन से वहाँ पे ट्रीटमेंट ले रहे थे वो, और 5-6 दिन फीवर रहा, उतर गया, ठीक हो गया, मेरे ख्याल से उसका माइल्ड केस रहा हो, और 5-6 दिन में ठीक हो गया। ठीक होने के बाद वो प्राइवेट फैक्ट्री में काम करते हैं, ड्यूटी जाना शुरू कर दिया। ड्यूटी जाना शुरू कर दिया, हफ्ते भर ड्यूटी गए, हफ्ते भर के बाद फिर से वापस शुरू हो गया फीवर, फीवर दोबारा शुरू हो गया, और फिर अभी 5-6 दिन से फीवर आ रहा था, और फिर वो डॉक्टर के पास, उन्हीं डॉक्टर के पास गए, और उन्होंने वो दवाएं लिखी थी जो पहले दिन से शुरू करते हैं। उस व्यक्ति का ऑलरेडी 14 दिन चल रहा है, पहले दिन की दवा देने का कोई मतलब नहीं, एंटीवायरल देने का इस समय कोई मतलब नहीं है। और फिर मैंने कल सारी दवाइयाँ उनकी फिकवाई, और जो सेकंड स्टेज का ट्रीटमेंट है वो शुरू कराया, आज बिल्कुल ठीक है। तो आप, मैंने फिर इसीलिए कहा कि आप अगर उस पीडीएफ को आप फिर से, मैं कहता हूँ, आप पढ़ लेंगे अच्छे से, 5 बार 10 बार पढ़ जाइए उसको, आप गलती नहीं होने देंगे। अगर डॉक्टर आपकी गलत भी करेंगे किसी कारण से, अब डॉक्टर को नहीं हो सकता है आइडिया हो, अब इतने पेशेंट आ रहे हैं कि ये कब से है एग्जैक्टली, फीवर आ रहा है, कब से आया, उसने बता दिया अगर मान लो 4 दिन से आ रहा है, अब डॉक्टर को कैसे पता चलेगा कि ये 4 दिन से अभी दूसरा आ रहा है, या पहले वाला जो था उसको मिला करके 4 दिन हो रहा है, या पहले भी फीवर आया हुआ है। हो सकता है कम्युनिकेशन गैप हो, और डॉक्टर ने उसके बेस पे, चूंकि 4 दिन से फीवर आ रहा था, रिकमेंड कर दिया जो फर्स्ट स्टेज का ट्रीटमेंट, जबकि उनको अभी चाहिए सेकंड स्टेज का ट्रीटमेंट, और जैसे सेकंड स्टेज का ट्रीटमेंट उनको शुरू किया, बिल्कुल उनका फीवर गायब हो गया, ठीक हो गया। तो ये सही डिसीजन आप तभी ले सकते हैं जब आपको नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, और आपने उसको डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ रखा है, उससे कमांड कर रखा है। तो फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार, उसको आप पढ़िए, और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, अपना नॉलेज बढ़ाइए, अपना कमांड बढ़ाइए। आप, हो सकता है आपको जरूरत ना हो अभी, हो सकता है आपने अपने को सुरक्षित कर रखा है घर के अंदर, लेकिन आपके सर्कल में बहुत सारे लोग होंगे जिनको जरूरत होगी, आप उनको हेल्प कर सकते हैं। और जो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने रेस्ट नहीं लिया प्रॉपर 15-20 दिन, तो ये रिकर हो सकता है, जो इन्फ्लेमेशन है, और ये बीमारी फिर से बढ़ सकती है। तो रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, कुछ लोगों की क्वेरी थी कि वैक्सीनेशन अगर कोविड हो जाए तो उसके बाद कब लेना है। तो कोविड होने के बाद आप लॉजिक पे चलिए, हमेशा लॉजिक पे चलिए, तो आपको जवाब मिल जाएगा। कोविड होने के बाद आपकी इम्यूनिटी 6 महीने तक रहती है, और उस 6 महीने में 3 महीने आपकी पूरी इम्यूनिटी रहती है। और अब ये पूरी इम्यूनिटी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है बिल्कुल मास्क हटा करके घूमना शुरू करिए बाहर। पूरा प्रोटेक्शन लेना है, कोई रिस्क नहीं लेना है, लेकिन आपके अंदर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, आपकी इम्यूनिटी 3 महीने तक रहती है पूरी, जिस लेवल पर जो मैक्सिमम इम्यूनिटी देता है ये जो कोविड की बीमारी है। और 3 महीने के बाद फिर डाउन होना शुरू हो जाता है, 6 महीने तक लेकिन रहती है इम्यूनिटी, थोड़ा कम होती जाती है लेकिन 6 महीने तक रहती है। अब इस लॉजिक से अगर हम जाएँ तो वैक्सीनेशन कब लेना चाहिए? अगर आप अभी ले लेंगे, अभी तो लेना ही नहीं चाहिए। जब अगर रिकवर हुए हैं तो 1 महीने तक आपको सजेस्टेड है कि बिल्कुल नहीं लेना है आपको वैक्सीनेशन। 1 महीने पूरी तरह से ठीक होने के बाद 1 महीने तक आपको वैक्सीनेशन नहीं लेना है, और उसका रीज़न जो भी हो, और ये डॉक्टर्स का एडवाइस है। और अब देखिए, अगर आप 1 महीने के बाद ले लेते हैं तो आपको इम्यूनिटी कितनी मिलेगी? 6 महीने, वैक्सीन की इम्यूनिटी 6 महीने, पूरी इम्यूनिटी, और उसके बाद कम होती जाती है, 1 साल तक रहती है रिड्यूस्ड इम्यूनिटी। तो अगर आप 1 महीने बाद वैक्सीन ले लेते हैं तो आपकी इम्यूनिटी कितनी होगी? अभी से 1 महीने कोविड के कारण, और 6 महीने फिर वैक्सीन के कारण, 7 महीने की इम्यूनिटी आपको मिलेगी। अगर, क्योंकि आपको कोविड के कारण 3 महीने ऑलरेडी आपको इम्यूनिटी मिल चुकी है, तो आप 3 महीने के बाद लगवाइए। तो 3 महीने के बाद अगर आप लगवाएंगे तो ये 3 महीने आपको मिल गए, और वहाँ पे वैक्सीन लगवाएंगे तो आपको 6 महीने और मिल गए, तो 7 महीने के बजाय आपको 9 महीने की इम्यूनिटी मिल गई, फुल इम्यूनिटी। तो 3 महीने के बाद लगाइए। आज ही फ्लैश आ रहा था न्यूज़ का कि गवर्नमेंट ने अभी रिवाइज किया है इसको, कि जिनको कोविड हो चुका है वो 3 महीने के बाद ही 3 महीने से 6 महीने के बीच में लगाया था, कुछ शायद अभी जस्ट फ्लैश आ रहा था। तो बेटर है कि 3 महीने के बाद, आप 3 महीने के बाद लगवाइए, 3 महीने से पहले मत लगवाइए, तो बेस्ट रहेगा आपकी पहली डोज। और अगर सेकंड डोज जो है, तो सेकंड डोज के बारे में अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है मेरे ख्याल से, आप उसको फिर ले सकते हैं, बहुत डिले नहीं करना चाहिए आपको। रिकवरी के 1 महीने के बाद आप दे दीजिए सेकंड डोज अपना, 1 डोज ले चुके हैं तो। और नहीं तो बहुत लंबा गैप हो जाएगा दोनों डोज के बीच में। और बाकी एक और टॉपिक, अगर आप कोविड से सफ़र कर रहे हैं, आप आइसोलेशन में हैं, आप अपने कमरे में बंद हैं, तो आप उस समय का सदुपयोग करिए। मैं, जो मेरा 17 दिन का आइसोलेशन था, 17 दिन, तो उसके बाद भी आइसोलेशन डॉक्टर ने रिकमेंड किया, क्योंकि मैं हॉस्पिटल से लौट के आया था, उसके बाद 5 दिन रिकमेंड किया था, तो टोटल 22 दिन का मेरा आइसोलेशन था।
तो उस समय को आप यूज़ करिए, अच्छा कंस्ट्रक्टिव यूज़ करिए। मैंने कैसे किया, मैंने शुरू में जब आइसोलेशन में आया, तब तो कोविड के बारे में बहुत ज़्यादा मैं स्टडी थोड़ा बहुत कर रहा था, बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा था। शुरू-शुरू में मैंने कैसे टाइम पास करना है, मैंने हिस्ट्री स्टडी आईक्यू करके आपका सिविल सर्विसेज का एक प्लेटफ़ॉर्म है इस पे यूट्यूब पे। उस पे जाकर के मैंने रशियन क्रांति, अमेरिकन क्रांति, चीन कैसे ग्रो कर गया, चीन पता चला। नॉलेज आपकी बढ़ेगी, हिस्ट्री में थोड़ा हमारा इंटरेस्ट जानना चाहिए, अपना इतिहास भी जानना चाहिए। तो चीन 1980 में हमसे गरीब देश था और 40 साल में वो हमसे बहुत आगे निकल गया। तो कैसे गया वो पूरा एक कुछ वीडियोज़ मैंने देखे। और तो आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, अगर हिस्ट्री में नहीं है, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है आप उसमें नॉलेज गेन करिए। सीखने की कोई सीमा नहीं है, आप सीखते रहिए, हमेशा सीखते रहिए। तो आप अपने समय को यूटिलाइज़ करिए, तो आप नेगेटिव नहीं होंगे, कभी भी नेगेटिविटी नहीं है ये आएगी आपके अंदर। आप परेशान नहीं होंगे, आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। मैं बताऊँ, मैं पूरी कोविड जर्नी में मैं कभी भी डिप्रेस नहीं हुआ, कभी भी मैं अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, केवल कन्फ्यूज़ हुआ। छठे दिन से जब वो फ्रेंड्स ने फ़ोन करना शुरू किया, तब से हॉस्पिटल जाने तक, ये 7 दिन 1 हफ़्ते का मेरा टाइम जो था वो कन्फ्यूज़न भरा था। इतने कन्फ्यूज़न्स थे कि समझ में नहीं आ रहा था, और इसीलिए मैंने ये सारा जो क्लैरिटी के लिए ये सारा मैं मेहनत कर रहा हूँ। उसका पर्पज़ यही है कि जो मैं कन्फ्यूज़ था वो कन्फ्यूज़न आपका ना हो। लेकिन मैं बता रहा हूँ, कभी भी मैं डिप्रेस नहीं हुआ, कभी भी अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हुआ, कभी भी मैं परेशान नहीं हुआ इसको लेकर के। हाँ, हॉस्पिटल जब थोड़ा बढ़ गया था तो 1 आध दिन थोड़ा-सा कुछ लगा, लेकिन बहुत कम। उसका रीज़न ये था कि मैं लगातार एंगेज था और हिस्ट्री पहले लर्न करता रहा बहुत सारा, ज्यूस के बारे में, हिटलर के बारे में। और आप कुछ भी जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उसमें आप करिए, आप लर्न करिए। यूट्यूब पे बहुत कुछ, यूट्यूब पे तो ज्ञान का महासागर है, और इतना अच्छा पढ़ाने वाले हैं। स्टडी आईक्यू नेशन में मैंने देखा, स्टडी आईक्यू में देखा, इतना बढ़िया लेक्चर देते हैं, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि वो सिविल सर्विस के लिए तैयारी कराते हैं। तो आपको इतना बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि आपको आप वो पूरा बड़े अच्छे से समझ सकते हैं उसको। तो ये है। फिर उसके बाद मैंने इसी बीच में ये कोविड के बारे में पूरा रिसर्च किया, सीखा। सारी मीटिंग्स मैंने, ऑफिस की मीटिंग्स कभी नहीं छोड़ी मैंने। और जिस दिन मेरी 10वें दिन सांस फूल रही थी, जिस दिन मैं बहुत परेशान था, कन्फ्यूजन में था, उस दिन भी मैंने मीटिंग अपनी होस्ट की, रिव्यू मीटिंग जो सीएमडी साहब हमारे करते हैं। और उसमें मैं एंगेज रहा। बोल नहीं पा रहा था मैं पिछले वीडियो में बताया, मैं पूरा अपने प्रेजेंटेशन में कि जब सांस फूलती है, आप सीरियस होते हैं तो पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाते हैं आप। तो मीटिंग में बोल नहीं पा रहा था, बोलने के लिए कहा भी गया मुझे कुछ मैंने मना कर दिया, मैं बोल नहीं पाऊंगा। बट आई वॉज अटेंडिंग और होस्ट कर रहा था मैं मीटिंग को 4 घंटे पूरे। तो आप एंगेज रहिए। और फिर हॉस्पिटल में गया मैं, तो वहाँ पे लैपटॉप में गया, सारी फाइलें मैंने क्लियर कर दी अपनी, जो कि फाइलें सब इकट्ठा हो जाती हैं आकर के, सारी फाइलें ऑफिस में बैठ के क्लियर कर दी। और फिर मैंने ये भी एक ज्वाइन कर लिया मैंने, आपका न्यूमरोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर लिया मैंने। तो देखिए, ये सब ये अपॉर्चुनिटी है, ये कभी लाइफ में हर बार नहीं आती है। मैंने इसको ब्लेसिंग की तरह लिया, इस बीमारी को भी मैंने ब्लेसिंग की तरह लिया। और न्यूमरोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स मैंने ज्वाइन कर लिया। 6,666 रुपये लगे थे। तो मैं सोचता रहा कुछ देर कि इसे ज्वाइन करूँ कि नहीं करूँ, अभी खर्चे इसके भी हैं और सारा। तो फिर मैंने कहा ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ये टाइम दोबारा मुझे नहीं मिलेगा। तो न्यूमरोलॉजी का भी मैंने फाउंडेशन कोर्स आधा कर लिया। आधा करने के बाद अभी छूट गया है, अभी मैं सोशल सर्विस में लग गया हूँ। तो उसको मैं इसको ये सारा फिनिश करने के बाद जब सब लोग ठीक हो जाएँ, तो बाकी आधा कोर्स मैं कंप्लीट कर लूँगा। तो मेरा चैनल जो है जिस पे आप मैं वीडियोज़ डाल रहा हूँ, उसका नाम था फाइनेंशियल फ्रीडम विद संजय। तो उस पे आप जो कोविड से रिलेटेड जानकारी है वो तो आप लीजिए ही, साथ में उसमें बहुत सारे, मैंने अभी 6 महीने से मैंने देखा, बहुत सारे लोग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हैं। जब से ये कोविड आया पिछले 1 डेढ़ साल से, बहुत सारे लोग मैं कनेक्ट करता हूँ, मिलता हूँ लोगों से, बहुत सारे लोग, नौकरी चली गई है, सैलरी कट हो गई है, फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में है। तो इसको लेकर के मेरे मन में जगह कि क्यों नहीं इस फील्ड में कुछ काम किया जाए। मेरा मेन फील्ड था एजुकेशन की फील्ड में काम करना, मेरा मेन जो मुख्य मेरा मन था, मेरा शुरू से मन है, क्योंकि मैं मानता हूँ एजुकेशन एक ऐसा टूल है जो कि पीढ़ियाँ बदल देता है। तो मैंने इसको देखा है, मैं अपनी लाइफ में देख सकता हूँ, और अगली जनरेशन नहीं रियलाइज़ कर पाती है, बट मैं और पिछली जनरेशन, हम लोगों ने देखा है कि पढ़ाई एक ऐसी है, शिक्षा एक ऐसा टूल है जो पीढ़ियाँ बदल देता है, और हमेशा के लिए आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो एजुकेशन के फील्ड में मेरा बड़ा काम करने का मन है, और अब नौकरी के साथ तो संभव नहीं है, रिटायरमेंट के बाद करेंगे कुछ इस फील्ड में। और फिर मैंने दूसरा जो है, मैं फाइनेंस में इंटरेस्ट भी था पहले से भी, तो मैंने फाइनेंस की फील्ड में इधर काफ़ी 6 महीने में काफ़ी मैंने स्टडी की, बहुत सारी बुक्स पढ़ी, और कई सारे कोर्सेस मैंने किए।
अगर आपको आइडिया हो, कोर्सेरा करके आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्स कर सकते हैं। कोर्सेरा करके एक है, आप उस पे कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ करता हूँ, ईडीएक्स, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा। आज एक नई मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को। ईडीएक्स करके एक प्लेटफॉर्म है जो कि एमआईटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, जो अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनका जॉइंट वेंचर है ईडीएक्स करके। यहाँ पे ढेर सारे आपके कोर्सेस, अगर आपकी इंग्लिश ठीक है तो ढेर सारे कोर्सेस इसके ऊपर इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं और फ्री कोर्स हैं। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा कुछ डॉलर, $50, $100, वो सस्ते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मैंने एक सर्टिफिकेट कोर्स भी किया, सर्टिफिकेट लिया उसमें, और बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट करते हैं, बेसिक्स ऑफ ट्रेडिंग कुछ ऐसे कुछ। और बाकी सारे मैं सर्टिफिकेट नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो ईडीएक्स में ढेर सारे कोर्स मैं कर चुका हूँ और सबसे अच्छा टाइम जो मैं यूज़ करता हूँ, जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ तो ऑफिस से घर आने का मेरा 1.25 से 1.5 घंटे का रन होता है। गाड़ी में बैठे रहना होता है, उस टाइम को मैं यूज़ करता हूँ। ऑफिस से गाड़ी में बैठते ही लैपटॉप ऑन कर लेता हूँ, 1 सवा घंटे में एक मॉड्यूल, आधा मॉड्यूल कवर कर लेता हूँ। तो सारे कोर्सेज जो हैं 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, 8 हफ्ते के ऐसे हैं। अभी लेटेस्ट एक कोर्स कर रहा था, वो थोड़ा बड़ा है, वो 4 महीने का कोर्स। उसको मैंने अभी आधा करीब 40% कर पाया, उसके बाद ये सब शुरू हो गया। तो आप लर्न करिए। तो अभी मैं फाइनेंस के फील्ड में, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग के फील्ड में काफ़ी लर्न कर रहा हूँ, काफ़ी किताबें पढ़ रहा हूँ, काफ़ी कोर्सेज कर रहा हूँ, 3-4 कोर्सेज कर चुका हूँ। अभी और भी कोर्सेज करने हैं। मेरा एमबीए करने का भी मैंने फाइनेंस में बड़ा, अभी देखता हूँ आगे क्या बनता है सिचुएशन। तो फाइनेंशियल फील्ड में मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ और उस फील्ड में बहुत सारे लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ मैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं, हमने खुद नहीं फाइनेंशियल प्लानिंग की है अपने लाइफ की। तो बहुत सारे लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ आज की डेट में फाइनेंशियल प्लानिंग में। और इसके भी कुछ वीडियोज़ मेरे उसी चैनल पे, पहले उसका नाम था फाइनेंशियल फ्रीडम विद संजय, अभी मैंने कर दिया फाइट कोविड विद संजय, उसका नाम चेंज कर दिया है अभी टेम्परेरी। तो आप उस पर बहुत सारे वीडियोज़ हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में, आप उसको भी देखिए, लर्न करिए, अपने फाइनेंसेस को सुधारिए आप। और अगर फाइनेंशियल अपने अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कर ली, और उसमें एक वीडियो तो ऐसा है जिसे 5 मिनट में आप पूरी ज़िंदगी को प्लान कर सकते हैं। 5 मिनट लगेगा केवल आपको। अगर एक्सेल एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, 5 मिनट में आप अपनी पूरी ज़िंदगी को प्लान कर सकते हैं, पूरी लाइफ के फाइनेंस को आप 5 मिनट के अंदर प्लान कर सकते हैं। इतना बढ़िया टूल मैंने बनाया है, उसने बना करके डिज़ाइन करके दिया है। आप इन सब प्लेटफॉर्म्स को, इस प्लेटफॉर्म को, इस चैनल को यूज़ करिए। अगर सब्सक्राइब किया है, नहीं भी सब्सक्राइब किया है तो आप जाइए उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको यूज़ करिए। और एक बार मैं इस सोशल सर्विस से बाहर निकल आऊँ तो और भी मैं इस पर वीडियोज़ डालता रहूँगा सोशल सर्विस के रूप में। मैं लाइव सेशंस भी लेता था पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग में वीकली बेसिस पे। तो आप पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग भी सीखिए। और कुछ दिन के बाद मैं न्यूरोलॉजी मेरी कंप्लीट हो जाए फाउंडेशन कोर्स, और फिर उसके बाद एडवांस कोर्स भी करूँगा मैं। तो आप लोगों का भविष्य भी बताऊँगा मैं आप लोगों को। और न्यूमरोलॉजी बड़ा इंटरेस्ट आया मुझे, बहुत ही बढ़िया। जो टीचर हैं पढ़ाने वाले, इतने बढ़िया थे, इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि मज़ा आ रहा है। और कुछ दिन में मैं इस फील्ड में कमांड कर लूँगा न्यूमरोलॉजी में भी। तो बहुत सारी हॉबीज़ आपकी हो सकती हैं। आप अपनी हॉबीज़ को देखिए किस फील्ड में है, और उस फील्ड में आपको उसको लर्न करिए। इस जो आपका 14 दिन का, 21 दिन का जो टाइम मिला है, ये गोल्डन टाइम आपको दोबारा नहीं मिलेगा। फिर आप ऑफिस की भाग दौड़ में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर आप परिवार के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, फिर आप दुनियादारी में आप हो जाएंगे। तो इस समय को यूज़ करिए, पॉजिटिव रहिए और खूब सीखिए, खूब लर्न करिए। जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उसमें लर्न करिए। सो यही मैं ख़त्म करता हूँ इस टॉक को। और सुरक्षित रहिए। फिर से मैं कहता हूँ, ABCD सबने सीख लिया होगा, ABCD। अगर नहीं सीखा है तो फिर से फेसबुक पे जाइए मेरे, और व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है, कई सारे लोग बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि ये तो बहुत अच्छा है ABCD। रटा दिया है, बच्चे को भी अपने रटा दिया। छोटा बच्चा है, अगर उसको भी ABCD रटा दिया, वो आपको बताएगा कि पापा कब आपको क्या करना है अगर बीमारी कोविड हो जाए तो इतना सिंपल शुरू किया मैंने 14 पेज के PDF से। 14 क्या, पहले मैंने जो 3-4 पेज का था हिंदी में, वहाँ शुरू किया। फिर उसका कॉम्प्रिहेंसिव बनाया, उसको 14 पेज के PDF में ले गया। फिर छोटा करके ले आया उसको, एक पेज जो एक्शन ऑफ ट्रीटमेंट है उस पर ले आया। और फिर उसको 4 लाइन में लेके आया मैं ABCD पे। अब इससे छोटा करना संभव नहीं है। आप ABCD को रख लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते जाइए। आप वो PDF जो डॉक्यूमेंट है उसको आप रख जाइए, और बहुत हेल्प करेगा। तो आप एंजॉय करिए, इस परेशान नहीं होना है, कॉन्फिडेंस बना के रखना है आपको। मेरे ख्याल से आप तो सभी लोगों का 99% कॉन्फिडेंस आ गया होगा जितने लोग कनेक्टेड हैं मेरे साथ में। आप इसको एंजॉय करिए, इस जो आइसोलेशन पीरियड है इसको एंजॉय करिए और लर्न करिए खुद, अपने आप को अपग्रेड करिए। जब आप निकल के आए 21 दिन के बाद, 14 दिन के बाद, या 21 दिन के बाद, या लंबा हो सकता है चल जाए आपका 1 महीने चल जाए, तो आप एक डिफरेंट पर्सन हो, एक कई नई फील्ड में, नई विधा में आपके आपके आपको कमांड हो। तो आप ऐसा करिए, अपने समय का सदुपयोग करिए। धन्यवाद।